50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की घोषणा राष्ट्रपति कर चुकी हैं। यानी यूयू ललित के बाद डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस बीच आप चर्चा सुन रहे होंगे कॉलेजियम सिस्टम की। किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने जो बयान दिया कि भारत ही इकलौता देश जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, इस वजह से जो न्याय प्रणाली का मुख्य काम है न्याय देना, उसमें देरी होती है। क्या सरकार अब इस सिस्टम में कोई बदलाव करने वाली है? क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने वाला है? क्या ये सरकार और जुडिशरी के बीच एक टकराव की स्थिति है? क्या सरकार अब अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर करने वाली है? इन मामलों को लेकर आज से मैं एक सीरीज की शुरुआत कर रही हूं, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े अलग अलग मामलों के बारे में बताऊंगी, उनकी चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी, क्या क्या बदलाव अभी तक सरकार ने किए, सुप्रीम कोर्ट ने किनको रिजेक्ट कर दिया और क्या बदलाव वो हैं जिन्हें सरकार अब लागू कर सकती है। ये आपको अलग अलग वीडियो के जरिए एक सीरीज में बताऊंगी। तो आज से इस सीरीज का हर एक वीडियो जरूर देखिए और आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारत की न्यायिक प्रणाली किस तरह से काम करती है, सरकार की सीमा क्या है और न्याय व्यवस्था की सीमा क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले आपको बताती हूं सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत गणराज्य बना। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया संविधान के अनुच्छेद 24(1) के तहत, जिसमें 8 जजों की नियुक्ति का प्रावधान था, 7 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसकी पहली बैठक भी 28 जनवरी को ही हुई, यानी भारत के गणराज्य बनने के 2 दिन बाद ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया था और तब से ये काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, निर्णय सिर्फ दे यही काम नहीं है, बल्कि उनके जो फैसले, जो निर्णय होते हैं वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए बाध्यकारी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। वो उन्हीं के आलोक में, यानी अगर कोई फैसला उनके सामने आया तो वो फैसले नज़ीर होते हैं उनके लिए और उन्हीं फैसलों के हिसाब से वो अपने फैसले भी तय करते हैं। ये बाध्यकारी होते हैं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। जब गठन किया गया उस वक्त 8 जज थे सीजेआई को मिला के, लेकिन एक प्रावधान दिया गया था कि अगर जजों की संख्या बढ़ानी हो तो सुप्रीम कोर्ट ये खुद नहीं कर सकता, ये संसद में कानून के द्वारा होगा। ये कानून के द्वारा ही बदलाव हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद जजों की संख्या नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब संविधान बना, उसको जो बनाया गया वो ये सोच के बनाया गया, उसमें बहुत सारे स्कोप रखे गए कि जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, मामले ज्यादा होंगे, ज्यादा जजों की जरूरत होगी, तो नियुक्ति किस तरह होगी ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था संविधान में कि ये अधिकार विधायिका को है, वही ये बढ़ा सकती है। इस वक्त 34 जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। 2019 में एक विधेयक के जरिए सरकार ने बदलाव किया था, 34 में 33 जज और 1 सीजेआई। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज हैं, 30 जज और 1 सीजेआई जस्टिस यूयू ललित। इसकी संख्या 34 तक हो सकती है, लेकिन अभी 31 है। अब 1950 जब गठन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तब से लेकर 1973 तक प्रक्रिया अपनाई गई, एक परंपरा बनी रही कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होता था वही अगला मुख्य न्यायाधीश बनता था देश का। लेकिन उसके बाद आया 1973 वो समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इस दौरान इस परंपरा का पालन नहीं किया और 3 वरिष्ठ जजों को ओवररूल करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो उनकी पसंद के जज थे। बाकी 3 जो वरिष्ठ जज थे वो उनकी पसंद के नहीं थे, तो उनको साइडलाइन करके 4थे नंबर के वरिष्ठ जज को उन्होंने सीजेआई बना दिया। यह पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में आजादी के बाद, और उसके बाद दूसरी बार यह हुआ 1977 में। तब भी इंदिरा गांधी के ही हाथ में देश की कमान थी। देश में तब इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी का वक्त था। 28 जनवरी को नए जस्टिस को नियुक्त किया जाना था, 27 जनवरी को रिटायर हो रहे थे जस्टिस एएन रे। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को इमरजेंसी के दौरान ही घोषणा की कि अब चुनाव वो करवाएंगी, चुनाव के लिए राजी हैं। तो चुनाव करवाने के 10 दिन बाद ही जज की नियुक्ति होनी थी।
उस वक्त का दौर आपातकाल का दौर था। इंदिरा गांधी जानती थी कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमे अदालत में जा सकते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बने जो उनकी पसंद का ना हो, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। तो इसीलिए उन्होंने 28 जनवरी को सभी जो वरिष्ठ जज थे उनको किनारे करके MU बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। यानी इस दौरान भी जो हायरार्की थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसको नहीं माना गया। यानी 2 बार ये हुआ और दोनों बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कमान थी वो इंदिरा गांधी के हाथ में ही थी। तो जो लोग ये कहते हैं, मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, न्याय प्रणाली पर दबाव बनाती है, न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाती है, वो जरा झांक के देखें कि उनकी पार्टी ने क्या किया है। वो देखें किस तरह से 2-2 बार इंदिरा गांधी ने जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया। और आज तक आप मोदी सरकार का देखिए, 2014 से लेकर 2022 तक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया है, बल्कि कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही लचीले हो जाते हैं। तो लगता है जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, अब तो राज्यसभा में भी उसके लोग हैं, उसके सांसद हैं इतने, उसके बावजूद भी सरकार क्यों इतना दबती है। कभी कभी लगता है शायद सही चीज पर भी नहीं बोल पाती। लेकिन एक बार भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया। ये इंदिरा गांधी के समय में 2 बार हुआ है। और ये याद रखना चाहिए जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोग न्याय प्रणाली की आजादी की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपातकाल लग गया। खैर, सरकार की स्वायत्तता जो ये थी वो सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय न्यायाधीश का जो एक विधेयक लेकर आई या इस मामले को लेकर आई, उसमें 1993 में इसे रद्द कर दिया। यानी द्वितीय न्यायाधीश के मामले को रद्द कर दिया और ये कहा कि जो वरिष्ठतम जज होगा वही CJI बनेगा। 1973 और 1977 में जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए 1993 में यह किया गया कि जो वरिष्ठतम जज होगा वही CJI बनेगा। और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम, इसकी शुरुआत हुई 1998 में। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का जो होता है उसमें 5 जज होते हैं। CJI के अलावा 4 वरिष्ठतम जज होते हैं जो नाम तय करते हैं, लेकिन नाम जो वरिष्ठतम जज होता है उसका ही CJI के तौर पर तय होता है। लेकिन इसका काम और भी होता है, जजों की बाकी जज जो नियुक्ति होगी उनकी नियुक्ति में भी इसका रोल होता है, तो ये नाम तय करता है। लेकिन ये साफ हो गया 1998 में कॉलेजियम सिस्टम बना कि जो जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो इसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होगी। यानी 5 जज मिलकर ही तय कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी होता है। लेकिन हाई कोर्ट का कॉलेजियम नामों की संतुति, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो, उनके नामों की संतुति करके उन्हें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजता है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने ये नाम रखे जाते हैं। वो जब उन्हें अप्रूव कर देता है तो फिर वो फाइल सरकार को भेजी जाती है नियुक्ति के लिए। यानी हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम डायरेक्ट फैसले लेता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अगर किसी मामले पर फैसला ले रहा है, अगर उसने कुछ नामों की नियुक्ति कर दी तो वो फाइनल होती है। किस तरह से, ये आपको बताती हूं। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम वकील या जज इनकी नियुक्ति के लिए संतुति करता है, वो फाइल सरकार को भेजता है। ये डबल वे होता है। सरकार भी अगर चाहे तो वकील या जजों के नाम की संतुति कर सकती है, कॉलेजियम को भेजती है वो। लेकिन फिर ये कॉलेजियम पर ही निर्भर करता है कि वो उन नामों को अप्रूव करे या नहीं करे। अगर उसने उन नामों को अप्रूव नहीं किया, डिसअप्रूव कर दिया, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। वो फाइल जो कॉलेजियम ने फाइनल की वो सरकार को भेजेगी। सरकार उस फाइल को देखेगी, अगर सरकार को फाइल ठीक लगती है तो पास करेगी, अप्रूव करेगी, नहीं तो वापस वो फाइल वो कॉलेजियम को भेज देगी कि इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार कर दीजिए। लेकिन अगर कॉलेजियम उसमें सुधार नहीं भी करता और फिर से वो फाइल सरकार को भेजता है तो सरकार के लिए ये बाध्यकारी है, मैंडेटरी है कि सरकार को वो फाइल अप्रूव करनी होगी। यानी जो नाम कॉलेजियम ने भेजे हैं, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार को उन नामों को मंजूरी देनी होगी। हाँ, इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कि कितने समय में उस फाइल को मंजूरी देनी है। तो इस वजह से कभी कभी वो फाइल लटकी रहती है, क्योंकि कॉलेजियम जो नाम भेजता है वो सरकार को मंजूर नहीं होते और सरकार जो नाम भेजती है कॉलेजियम उसमें परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं होता। तो क्या होता है, जजों की कमी, आप सुनते होंगे कोर्ट में जजों की कमी है, जज नहीं चुने गए, जजों की ज़रूरत है। वो इसी वजह से कभी कभी लटक भी जाता है मामला कि जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती। यानी घूम फिर के जो मामला आता है वो आम लोगों पर आता है। क्यों? जज कम होंगे
तो फैसले देर से होंगे, सुनवाई देर से होगी, फैसले देर से होंगे, लोग बरसों बरस न्याय के लिए भटकते रहेंगे, न्याय के लिए गुहार लगाते रहेंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। अब इसी सिस्टम में बदलाव हो, इसकी कोशिश जस्टिस यूयू ललित ने की है, लेकिन सरकार भी अब बदलाव के पूरे मूड में नजर आ रही है। मोदी सरकार बनने के बाद 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 लाया गया, जिसके जरिए NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। सरकार ने इस आयोग का गठन किया था ताकि इसके जरिए एक तो जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, दूसरा जजों की नियुक्ति जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो तय हो सके इस NJAC के द्वारा। लेकिन ये NJAC सुप्रीम कोर्ट को मंजूर नहीं हुआ और उसने इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे क्वैश कर दिया, यानी ये लागू नहीं हो पाया। NJAC क्या है? NJAC सरकार क्यों लागू नहीं करवा पाई? NJAC को खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए ही जो आया था उसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया? इस NJAC में ऐसा क्या है? NJAC प्रणाली अगर लागू होगी तो इससे क्या फायदा होगा? NJAC लागू होना क्यों जरूरी है? NJAC से क्या बदलाव होंगे? ये सब कुछ आपको बताऊंगी अगले वीडियो में विस्तार से, क्योंकि इस वीडियो में अगर ये चर्चा करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में ये आपको बताऊंगी। इस वीडियो में आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया, क्या होता है, सरकार के कितने अधिकार हैं, कोर्ट के कितने अधिकार हैं और कहां-कहां पर हस्तक्षेप किया गया, कब कब ऐसा हुआ कि जो प्रणाली है, जो परंपरा है उसको धता बताई गई और उसके बाद 1998 में किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज शामिल होते हैं। और इसी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर जज खुद जज की नियुक्ति करेंगे तो उनके द्वारा ये उम्मीद किया जाना कि वो आलोचना के शिकार नहीं हो सकते, उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, ये उनके द्वारा उम्मीद किया जाना गलत है। जज की नियुक्त करें वो सिर्फ इस देश में होता है और इसकी वजह से ही न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, क्योंकि जजों का ज्यादातर समय ट्रांसफर पोस्टिंग में ही निकलता है, जो उनका मूल काम है न्याय देना, वो प्रभावित होता है। तो अब क्या सरकार कोई कदम उठाने वाली है? क्या सरकार और जुडिशरी के बीच किसी तरह का टकराव होगा, या जो बदलाव हैं, जो किरण रिजिजू ने भी कहा कि संविधान सरकार को अधिकार देती है कि सरकार जजों की नियुक्ति कर सकती है, तो क्या अब सिस्टम में बदलाव होगा? अब जो बदलाव खुद सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जस्टिस यूयू ललित के चीफ जस्टिस बनने के बाद, क्या कुछ बदलाव सरकार की तरफ से भी किए जाएंगे? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का, वंशवाद का सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट में भी ये मामले खूब चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामले खूब चलते हैं। किसी का बेटा, भाई कोई वकील है तो जज हैं, तो वो जज हैं, उसके बाद उनकी वकील थे तो उनकी संस्तुति हो गई, वो सीनियर एडवोकेट थे तो फिर उसके बाद वो जज बन गए। ये सब कुछ खूब होता है, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो आम जनमानस के बीच कम ही होती है, कम उन तक पहुंचती है। लेकिन ये समझिए खूब वंशवाद, खूब परिवारवाद चलता है कोर्ट में भी, और उस पे ही नकेल कसने की कोशिश है, क्योंकि मोदी राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद की बात कर चुके हैं और अब नेक्स्ट जो उनका स्टेप है, अगला कदम जो है वो न्यायपालिका से इस परिवारवाद को खत्म करना है। तो अगले वीडियो में चर्चा करूंगी NJAC के बारे में, जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।